मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है कक्षा 11 की बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 7th लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की। लास्ट लेक्चर में हमने किसकी बात की थी? एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की, यानी आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। और पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ परमाणविक द्रव्यमान की बात की थी। किसकी बात की थी? परमाणविक द्रव्यमान की बात की थी, यानी इस हिस्से को हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? मॉलिक्यूलर मास के बारे में। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? मॉलिक्यूलर मास। ठीक, यानी आणविक द्रव्यमान। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आणविक द्रव्यमान। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। पहले लिख देते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास यानी किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान यह दर्शाता है कि उसका एवरेज मास यानी औसत द्रव्यमान जो है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना भारी है। ये क्या है? आणविक द्रव्यमान की परिभाषा यानी डेफिनेशन है। फिर से देखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास यानी किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान यह दर्शाता है कि उसका औसत द्रव्यमान कार्बन 12 के एक एटम के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना भारी है। ये किसी भी परमाणु का मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी आणविक द्रव्यमान होता है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा किसके बराबर होगा?
मैटर के एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाई 1/12 यानी 1/12 कार्बन 12 के एक अणु का द्रव्यमान। ठीक, ये क्या होता है? ये होता है मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान। ठीक, आणविक द्रव्यमान को अणुभार भी कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? आणविक द्रव्यमान जो होता है इसको हम कहते हैं अणुभार। ठीक, ये तो किसी मॉलिक्यूल यानी किसी अणु का है, लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्प्लेक्स में हो तब हम क्या करेंगे? यानी एक से ज्यादा परमाणु उसमें यूज हुए हो तब हम क्या करेंगे? तब हम करते हैं कि किसी भी यौगिक का अणुभार, यहां देखते हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी भी यौगिक का अणुभार बराबर क्या होता है? यौगिक में उपस्थित समस्त परमाणुओं के या समस्त तत्वों के द्रव्यमान संख्याओं का योग। ये क्या होता है? किसी भी यौगिक के अणुभार के बराबर होता है। बात स्पष्ट हो रही है आपको? इसी के साथ साथ आएगा ग्राम अणु का अणुभार, यानी जिसको सूत्र द्रव्यमान हम कहते हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, जो अभी अभी मैंने बताया, यही सेम चीज क्या होती है? किसी भी यौगिक का अणुभार जो होती है उसी को फार्मूला मास भी कहा जाता है। ठीक, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? फार्मूला मास का मतलब क्या होता है? फार्मूला मास अगर बात करें तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? यौगिक का अणुभार। क्या कहेंगे उसको? यौगिक का अणुभार। तो फार्मूला मास जो होता है वो, अब हम NaCl की अगर हम बात करें तो हमने क्या लिखा कि यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के द्रव्यमान संख्याओं का योग। तो NaCl इसमें दो तत्व मिले हुए हैं, एक सोडियम है और दूसरा हमारे पास क्लोरीन है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 23, और क्लोरीन का होता है कितना? 35.5 यानी 35.5। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 58.5। ये क्या हो गया? इसका यौगिक का आणविक द्रव्यमान हो गया। बात क्लियर हुई? चलिए, इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अब अगर हम केमिकल इक्विवेलेंट की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी चीजें अभी हमें पढ़नी है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले, केमिकल इक्विवेलेंट को पढ़ने से पहले अब हम बात करेंगे हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर आज से जो आगे के लेक्चर्स होंगे वो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे, क्योंकि जितने भी आपके एम्स हो गया या फिर
इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हो गए, उसमें मोल कॉन्सेप्ट से एज इट इज क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो वो आपको ध्यान से देखना है उस लेक्चर को और उसको ध्यान से पढ़ना है। तो अब हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो हम बात करने चल रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की। इसकी अब हम बात कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट से एज इट इज रिएक्शंस और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट को हिंदी में हम क्या कहेंगे? मोल अवधारणा। क्या कहेंगे? मोल अवधारणा। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या है? क्या करना है? सबसे पहले तो हमें मोल का क्या निकालना है? डेफिनेशन जाननी है। चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। यानी मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, मोल मोल क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, मूल स्पीसीज कौन कौन से होते हैं? बताइए भाई। अणु, परमाणु, आयन, ये सब क्या है? अणु हो गया, परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। ये किसी भी एटम के जो होते हैं वो मूल स्पीसीज होते हैं। ठीक, हम यहाँ लिख लेते हैं मूल स्पीसीज में अणु, परमाणु, बाकी चीजें आप जानते हैं, ETC एक्सेट्रा। ठीक, मूल स्पीसीज होते हैं। ठीक, ये हो गई डेफिनेशन हमारी किसकी? मोल कॉन्सेप्ट की। इसकी एक और डेफिनेशन अगर हम इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं कि मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको यहां लिख लेते हैं, मोल इज एन अमाउंट ऑफ substance that has as many species like as atom, molecules, like as atom, मॉलिक्यूल डॉट 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 एक्सेट्रा भी हो सकता है। ठीक, एट एटम प्रेजेंट इन present in 12 gram of carbon 12 isotope। कार्बन 12 आइसोटॉप, ये मोल कॉन्सेप्ट की ही दूसरी डेफिनेशन होती है। अब मॉस ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या होता है? एक कार्बन के, कार्बन 12 के एक एटम का द्रव्यमान क्या होता है देखते हैं। मास ऑफ वन एटम
ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू कितना होता है 1.99264 1.99264 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है 10 टू दी पावर -23 ग्राम। अब अगर आपको ध्यान होगा तो ये एक AMU के भी बराबर होता था, सेम वैल्यू एक AMU की यही तो थी 1.99264 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। चलिए इसका मतलब ये हो गया कि 1.99264 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना हो गया 1 एटम क्या हो गया क्या हो गया एक एटम हो गया। ठीक, इसलिए 1 ग्राम क्या होगा 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैज कितना होगा इसके पास 1/1.99264 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए भाई। इसलिए और किसके लिए कार्बन के 12 ग्राम के लिए क्या होगा आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 12 बाई 1.99264 इंटू 10 टू दी पावर -23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए भाई 6.022 को सॉल्व करेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना 10 टू दी पावर 23 एटम। और आप लोग ये जान लीजिए कि 1 एवोगैड्रो और कह सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम। एक चीज आप इसको याद रखिएगा कि ये जो एवोगैड्रो है इस साइंटिस्ट ने 1 मोल यानी ये कैलकुलेशन की थी ये स्टडी की थी लेकिन मोल के ऑनर में इसका नाम 1 मोल कर दिया गया। ठीक, किसके मोल के ऑनर में मोल के सम्मान में ये चीजें की गई थी। बात क्लियर है आपको। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल यानी मोल की गणना हम कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कैलकुलेशन ऑफ मोल यानी मोल की गणना। तो मोल की जो कैलकुलेशन यानी गणना है वो 3 टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की 3 टाइप से हम कर सकते हैं। पहला टाइप देखते हैं कैसे। 3 कंडीशंस बनती हैं और पहली कंडीशन क्या है इफ मास इज गिवन। पहली कंडीशन क्या है कि यदि क्या दिया गया हो मास दिया गया हो यानी
द्रव्यमान दिया गया हो किसी परमाणु का, तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल, यानी फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होगा, किसी भी परमाणु में मोलों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा मास गिवन बाय मोलर मास। इसको किसमें रखेंगे हम, ग्राम में, यानी दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर मास। ठीक, ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी n इज इक्वल टू W बाई m। ठीक, ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया। चलिए, ये तो पहली टेक्निक हो गई। इसके न्यूमेरिकल्स मैं अगली लेक्चर में आपको बताऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, दूसरा किस तरीके से हम निकाल पाएंगे इसको। दूसरे टेक्निक की अगर हम बात करें तो क्या है, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, यदि क्या हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हो, यानी अणुओं की संख्या दी गई हो, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है, यही तो होता है। अब यानी 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इज इक्वल टू 1 मोल, यही तो हमने लिखा है। ठीक, तो अगर एक अणु बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कितने मोल की, कितने अणुओं की हम बात करें, n अणुओं की अगर हम बात करें तो हम क्या लिख देंगे, बताइए भाई, 1 मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये लिख लेंगे। ठीक, यही तो हम लिखेंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू है, ये इसको हम डिनोट कर लेते हैं एन ए से, यानी एवोगैड्रो नंबर, यही तो है हमारी एवोगैड्रो संख्या, जिसको हम मोल संख्या बोलते हैं, वही तो है हमारी एवोगैड्रो संख्या। तो क्या हो जाएगा हमारा नया फार्मूला, यहां हम लिख लेते हैं n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल N डिवाइडेड बाई एन ए, कैपिटल N डिवाइडेड बाई एन ए, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, n इज इक्वल टू क्या हम लिख लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हमारा एक और फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइए मत, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे सर न्यूमेरिकल नहीं बता रहे हैं, अगले में कब बताएंगे, तो हम अगले लेक्चर में इन पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते चलेंगे। ठीक, तो हमें दो टाइप्स मिल गए, कितने टाइप से हम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल, एक हमने इफ मास इज गिवन और दूसरा इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। तो हमने दो फॉर्मूले फाइंड आउट कर लिए, अब हम तीसरे पे बात करते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम थर्ड वन की बात करें, तीसरे की बात करें, लास्ट की बात करें, तो इफ वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन एज एसटीपी एंड एनटीपी, ठीक, यदि क्या दिया हो, यदि किसी गैस का आयतन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे दिया गया हो, तब हम क्या बोलेंगे। ठीक, चलिए हम एक चीज जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है एसटीपी में T बराबर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। T बराबर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी अगर हम इसको केल्विन में लिखें तो कितना हम लिखेंगे, T इज इक्वल टू 273 पॉइंट कितना केल्विन होता है भाई, बोलो 273.15 केल्विन, ये होती है टेम्परेचर की वैल्यू। और प्रेशर कितना होगा, 1 बार होगा, P इज इक्वल टू कितना होगा, 1 बार। ये चीजें हमें हमेशा याद रखनी है कि एसटीपी में टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है। ठीक, अब एसटीपी और एनटीपी में 1 मोल गैस में कितना आयतन होता है ये देख लेते हैं। एट एसटीपी बाई एनटीपी, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या कह सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ एनी गैस, वन मोल ऑफ क्या चीज, एनी गैस हैज कितना, 22.4 लीटर। आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर आयतन होता है। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसको एक चीज और कहा जा सकता है, इसको नोट करके यहीं लिख दे रहा हूं मैं, ये जान लीजिए कि 22.4 लीटर जो होता है, 22.4 लीटर इज इक्वल टू, और क्या कहते हैं इसको, इट इज आल्सो नोन एज ग्राम मोलर वॉल्यूम। और किस नाम से जाना जाता है, ग्राम मोलर वॉल्यूम, यानी GMB, इस नाम से भी इसे जानते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कहीं अगर GMB पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो नंबर ऑफ मोल N इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बताइए भाई, नंबर ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। वॉल्यूम किसमें, लीटर में, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ठीक, तो हम किसी भी गैस का क्या मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर उसका क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। तो ये एक और हमें फॉर्मूला मिल गया, यानी N इज इक्वल टू V बाई B, किसमें होगा, लीटर में होगा, 22.4। ठीक, ये हम कह सकते हैं। या एक चीज और याद रखिए, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। या कह सकते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1000 क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, या 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। और क्या होता है, या लिख सकते हैं इसको 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब भी होता है। ये भी आप जाने रहिएगा, ये आपके काम आएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ मोल कॉन्सेप्ट को, कैलकुलेशन ऑफ मोल को समराइज करते हैं, समरी निकालते हैं इसकी पूरे की, तीनों की।
अगर हम समरी निकालें तो समरी में क्या होगा, देखिए इसको तीनों को अगर हम समराइज करें तो मोलों की संख्या n बराबर क्या होगी। पहला फार्मूला हमें क्या मिला था, W बाई m, और क्या मिला था, n बाई Na, और क्या मिला था, इज इक्वल टू V किसमें, लीटर में, डिवाइडेड बाई 22.4। ये हमारा हो गया इसका पूरा समरी, किसका, मोल कॉन्सेप्ट का, जो हमने मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, ये उसकी पूरे की समरी हो गई। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगली लेक्चर में हम बात करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट को आगे हम कैसे स्टडी करेंगे, या अगली लेक्चर में बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।